हेलो फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे अपने क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम, जहाँ से न्यूमेरिकल हमेशा दो या एक तो कंपलसरी है ही, और अगर दो आ जाए नेशनल इनकम से और आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बस मज़े ही आ जाएंगे। ठीक है, तो नेशनल इनकम का हम एक मेथड हम पढ़ चुके थे, वो था हमारा जो आप प्रोडक्ट मेथड देख रहे थे, ग्रॉस वैल्यू एडिड वाला, कि कितने वैल्यू एडिशन किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे वैल्यू एडिशन के बाद दूसरा मेथड, दैट इज़ आर इनकम मेथड। ठीक है, ये जो इनकम जनरेटेड वाला मेथड था, अब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे इनकम जनरेशन से भी हम निकाल सकते हैं। अब ट्रिपल आइडेंटिटी हमने पढ़ ली थी। ट्रिपल आइडेंटिटी का मतलब है कि आप तीनों मेथड में से कैसे भी निकाल सकते हो, चाहे आप वैल्यू एडिड मेथड से निकालो जो आपका प्रोडक्शन मेथड था, चाहे आप इनकम मेथड से निकालो कि कितना इनकम हुआ, चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो, तीनों से वैल्यू आनी है सेम नेशनल इनकम की। तीनों ट्रिपल आइडेंटिटी मेथड थे। ठीक है, ओके, तो अब हम इनकम मेथड पे आ चुके हैं। इनकम मेथड आखिर है क्या? अब देखो ये इक्वल हुए कैसे, जब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी उसके बाद वो मार्केट में जाएगी, जैसे ही वो मार्केट में जा रही है और कोई भी चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है तो किसी ना किसी की इनकम जनरेट होगी उससे। गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप दोगे तो इनकम तो लोगे। ठीक है, तो उतनी ही इनकम होगी जितना प्रोडक्शन होगा या जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हुआ। ठीक है, और जितना इनकम आएगा उसी हिसाब से लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, और अजम्पशन हमने देख लिया था कि सेविंग्स जीरो होती है, कि कोई भी सेविंग करके इनकम नहीं बचाई गई है, सारी चीज़ क्या कर दी गई है, इन्वेस्ट कर दी गई है। ठीक है, तो इसलिए अब हम सेकंड मेथड पे आ रहे हैं, इनकम मेथड पे। अब देखो इनकम मेथड की जब आप बात करोगे तो इससे निकल के आता है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी क्यों निकल के आता है या फिर ये क्या है? तो देखो इनकम मेथड है तो कोई डेप्रिसिएशन तो लगा नहीं, डैप किस पे लगता है? गुड्स पे अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तब डैप लग सकता है। ठीक है, तो जब आपने वैल्यू एडिड मेथड देखा था तब उसमें जीडीपी एम पे निकला था। क्यों जी क्यों निकला था, ग्रॉस क्यों निकला था? क्योंकि जब कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, ठीक है, तो उसका कोई रॉ मटेरियल होगा, और जो उसका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में कहीं ना कहीं डैप लगी जाता है, मशीन वगैरह लगाओगे तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन आ ही जाता है, तो इसलिए ग्रॉस आया था वहाँ पे। यहाँ पे आप सिर्फ इनकम ले रहे हो तो इसलिए नेट आया है, नेट। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब इनकम होता है, ये हम पढ़ चुके थे पहले भी कि प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू इनकम, यानी कि आइडेंटिकल टर्म्स है दोनों। ठीक है, और ये डोमेस्टिक क्यों है? क्योंकि आप अभी क्या कर रहे हो, अब्रॉड को आपने ज्वाइन नहीं किया है, जबकि जब आप नेशनल इनकम प्रॉपर निकालते हो तब आपको इसे चेंज करना पड़ेगा अब्रॉड वाले इनकम को प्लस करके, वो बात की बात है। बट इनकम मेथड से पहले क्या निकलेगा आपका, एनडीपीएफसी। अब एफसी क्यों निकला है? क्योंकि अभी तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगा है। ठीक है, अगर कोई टैक्स लगेगा तो आपका जो वो है सैलरी है उसमें से ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो आप गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर रहे हो सिर्फ आप। ठीक है, और ट्रांसफरेबल इनकम ऐसे आप नहीं ज्वाइन करते हो, आपको पता है नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम ज्वाइन होती है, तो अगर आपने गवर्नमेंट को भी ट्रांसफर किया है तो वो मनी भी आप नहीं जोड़ोगे, तो किसी भी तरह का टैक्स और सब्सिडी क्या होता है, इनकम मेथड में नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ फैक्टर कॉस्ट है ना कि मार्केट प्राइस। समझ में आ गया? ओके, तो एनडीपीएफसी का कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया कि क्यों एनडीपीएफसी बनी हमारी टर्म इनकम मेथड से। क्या होता है, ये सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जिस पे भी आप कर रहे हो, और क्योंकि ये डीपीएफसी है तो ये डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। ठीक है, अगर आपको इसको बाद में यानी डोमेस्टिक इनकम को बाद में नेशनल इनकम में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, बस एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी में चेंज कर देना है। वो आप कैसे करोगे, आपको पता है, अब्रॉड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आपको प्लस कर देना है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इनकम मेथड आखिर है क्या, निकालते क्या हो, ये सारी चीज़ें। तो इनकम मेथड को हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इनकम इज लाइक कि जब आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने प्रोडक्शन कर दिया, उसके बाद जितने भी आपके पास मतलब जो भी आपके पास पैसा आया, जब आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो ना सारे में, लैंड को लैंड का दे दिया, लेबर को लेबर का दे दिया, कैपिटल को कैपिटल का इंटरेस्ट दे दिया, और आगे एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल गया, तब होता है ना ये इनकम, तभी तो बनी सबकी इनकम। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहते हैं इसे, और फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। फैक्टर पेमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ही तो पेमेंट हो रही है। ठीक है, अगर आप लैंड के रूप में कमा रहे हो, लेबर के रूप में कमा रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, ठीक है, तो ये सब क्या है, फैक्टर का ही तो पेमेंट ले रहे हो, तो इसलिए फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम हमने देख लिया है। नेशनल इनकम बात करता है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, तो अभी आप निकालोगे पहले डोमेस्टिक और उसके बाद निकलेगी आपकी क्या, नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है आपको पता है, जो आपका लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, इनकी जो पेमेंट होती है, जैसे लैंड का आप क्या देते हो, रेंट देते हो, ठीक है, कैपिटल का इंटरेस्ट देते हो, ठीक है, उसके अलावा एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट हो जाता है, और लैंड लेबर का कंपनसेशन हो जाता है। ठीक है, यही पूरा इनकम मेथड है, इसके अलावा इनकम मेथड में और कुछ भी नहीं है। तो देखो एक तरह से क्या बात करी जा रही है, तीन तरह से इसे क्लासीफाई कर दिया है, या समझ लो कि तीन तरह से आप चीज़ों को ऐड करते हो। एक तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब देखो चार चीज़ें हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड का रेंट ऑपरेटिंग सरप्लस में आ गया, लेबर की कंपनसेशन इधर आ जाएगी,
ठीक है, कैपिटल का इंटरेस्ट इधर आएगा और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी इधर ही आएगा। इन शॉर्ट क्या है, जब आप फैक्टर ऑफ पेमेंट की बात करते हो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज उन्होंने अलग से लेते हैं हम, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीज़ें लेते हैं और मिक्स्ड इनकम क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे। लाइक इन तीनों का अलग अलग कंसेप्ट अभी हम पढ़ेंगे, ये है क्या। पहले आप देख लो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है पहले, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस है और फिर मिक्स्ड इनकम है। तो हम देख लेते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या क्या आ रहा है। तो देखो, जब आप किसी भी एम्प्लॉय को पैसा देते हो, ठीक है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप कोई भी एम्प्लॉयर हो, आपके अंडर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो या तो आप उन्हें वेजेस और सैलरी इन कैश दोगे, ठीक है, कैश पेमेंट करोगे कि जितना भी है तुम्हारा, ठीक है। कैश का मतलब ये नहीं है सिर्फ नोट ही देना है, अगर आप बैंक ट्रांसफर कर रहे हो तो इसमें नहीं आ रहा है। तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश का मतलब है कि आप उन्हें पैसा दे रहे हो, अमाउंट दे रहे हो कुछ, ठीक है, क्वान्टिटी दे रहे हो। दूसरा तरीका है पेमेंट इन काइंड, कि आप कुछ चीज़ें भी उन्हें प्रोवाइड करते हो। कभी कभी आपको क्या मिलता है कि आपको कंपनी की तरफ से फ्लैट मिलता है, ठीक है, आपको कोई और सर्विसेज मिलती हैं। तो जो काइंड यानी कि ऐसा चीज़ों में जो आपको चीज़ें मिली हैं, लाइक पैसे अलग मिल गए, ठीक है, कुछ चीज़ें, कुछ सर्विसेज या फिर कह लो कि कुछ फैसिलिटीज़ आपको अलग से दी जा रही हैं, कि आपको आपका फ्लैट दिया जा रहा है, आपको आपकी कार दी जा रही है, तो ये पेमेंट इन काइंड हो गया, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है, इसके अलावा एक तरह से सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉयर जो पे करता है। कैसे, मान लो कि मान लो हेल्थ सिक्योरिटी है, ठीक है, आप काम कर रहे हो किसी केमिकल इंडस्ट्री में जहाँ पे आपका हेल्थ इशू है, ठीक है, कि मतलब हेल्थ कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं, तो क्या होता है कि आपकी सैलरी का 5% या फिर समझ लो 10%, ठीक है, या फिर आपकी सैलरी के अलावा कुछ परसेंट, ठीक है, क्या करते हैं जो आपका एम्प्लॉयर है, यानी कि जो जिसने आपको सैलरी मतलब जिसने आपको जॉब दी है, वो बैंक अकाउंट में अलग से सेव करके रखता है, ठीक है, और वो आपको बाद में मिलता है जब आप कभी जॉब छोड़ के जाओगे या कुछ ऐसा होगा या आपको कभी ज़रूरत होगी, तो ये जो पैसा होगा ना, ये जो सोशल सिक्योरिटी वाला पैसा है, वो आपको तब मिलता है, ठीक है। तो आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसा एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कुछ तो आपकी सैलरी में से जाता है, मान लो 5% तो आपकी सैलरी में से उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और 5% अलग से इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया एम्प्लॉयर ने, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा ना सोशल सिक्योरिटी का, ठीक है, वो भी आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में ऐड करोगे, क्योंकि ये भी एक तरफ से एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, ठीक है। अगर मान लो कभी कैलकुलेशन में जब आप नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करोगे, एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन आया, तो उसे ऐड मत करना, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी वेजेस और सैलरी में से दे रहा होगा, या कुछ ऐसा होगा कि उसकी सैलरी में से ही 5% जा रहा होगा, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है तो ही ऐड होगा, ठीक है। यानी कि जो मालिक है, जो आपको सैलरी दे रहा है, उसकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो आप ऐड करोगे, आपकी सैलरी में ऐड ऑन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी तरफ से ही कंट्रीब्यूशन है तो वो वेजेस एंड सैलरी में ऑलरेडी आ चुका है, तो उसे मत ऐड करना, उसे इग्नोर करना। तो ध्यान रखना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दे रखा है या फिर एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन दे रखा है। इसके अलावा चौथा आपको किस तरह से पेमेंट किया जा सकता है, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अगर आप रिटायर हो चुके हो, उसके बाद आपको पेंशन मिल रही है, तो फिर आप उसे ऐड करोगे। याद रखना, इसमें भी पेंशन आप ऐड करोगे, ठीक है, लेकिन जो ऐसा होता है ना कि एजेड लोगों को कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए, यानी कि सब कुछ ऐसा फ़ायदा दे देती है सरकार, तो उसमें एजेड लोग वगैरह को जो फ़ायदा मिल रहा है वो उनकी किसी काम की वजह से नहीं मिल रहा है, लाइक उनकी फैक्टर सर्विसेज की वजह से उन्हें वो पेमेंट नहीं मिल रहा है, रिवॉर्ड उनके फैक्टर सर्विसेज का नहीं है। तो आप किसी भी तरह का जो पेंशन है वो सिर्फ रिटायरमेंट वाला जोड़ोगे, किसी भी तरह का ओल्ड एज को कोई फ़ायदा मिल रहा है, गरीबों को कोई फ़ायदा मिल रहा है, जो गवर्नमेंट सिर्फ वन साइडेड पे कर रही है अपनी तरफ से और आप कोई पे नहीं, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आपके काम के बदले नहीं मिला है, तो वो ऐड नहीं होता। सिर्फ पेंशन ऐड होती है, ठीक है, आपका कोई भी क्या ऐड नहीं होता है, जो आपका ओल्ड एज पेंशन होता है वो ऐड नहीं होता है। कौन सी पेंशन ऐड होती है, रिटायरमेंट वाली पेंशन ऐड होती है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट में भी क्या सीन है कि आपने पहले काम किया है तभी आपको उसके बदले दिया जा रहा है, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की जब हम बात कर रहे थे कि आप सैलरी देते हो, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में से जो लेबर वाला काम है, लेबर को आप कैसे कैसे पे करते हो, ये इन 4 तरीकों से आप कर सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। आगे चलते हैं। अब हमने ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करी थी, ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में से लेबर का तो काम हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। रेंट किसका दोगे, लैंड का, लैंड का रेंट मिलता है, ठीक है, तो ये भी किसी की इनकम बनेगी। किसी ने आपको कैपिटल दी लगाने के लिए, ठीक है, उस कैपिटल का आप इंटरेस्ट दोगे, वो किसी की इनकम बनेगी, ठीक है, तो रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब ये प्रॉफिट किसका है, एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रॉफिट होता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर का, यानी कि जो भी अपने अंडर जो एम्प्लॉयर है, अपने अंदर अगर लोगों को काम करवा रहा है तो उसे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, वो किसी का यहाँ काम तो कर नहीं रहा जो उसे सैलरी मिलेगी, ठीक है, वो कुछ लोगों को काम दे रहा है तो उसके बदले उसे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट भी 3 तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है।
अब देखो, जब आप प्रॉफिट देखते हो तो पहला होता है एक डिविडेंड। अभी डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड ये होता है कि जो आपका प्रॉफिट हुआ, जो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट हुआ, वो उस पूरी जो कंपनी है, कुछ भी स्टार्ट होंगे तो उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स क्या होता है? अगर मान लो 500 करोड़ की किसी की कंपनी है, ठीक है, 500 करोड़ तो किसी एक इंसान के पास स्टार्टिंग में होंगे नहीं कि उसने 500 करोड़ लिए और लगा दिए, नहीं। तो क्या करता है, उसके शेयर बांट दिए जाते हैं, उसके शेयर की बार्गेनिंग होती है, एक तरह से बिड्स लगती हैं, बोलियां लगती हैं कि कौन कितने के शेयर लेगा। तो कोई कहता है ना मेरे पास 100 करोड़ के शेयर हैं, यानी 10% शेयर है उसका, कोई कहता है कि मेरे पास किसी का 20% शेयर है। तो इसका क्या मतलब होता है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट में 10% लगाया है और अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो इन्हें 10% उसका मिलेगा, लॉस हुआ तो 10% लॉस इन्हें झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे होता है शेयर होल्डर्स का काम, ठीक है। शेयर होल्डर्स एक तरह से क्या होता है कि कुछ परसेंट रखते हैं ओनरशिप में, ठीक है, उतने ही परसेंट का लॉस, उतने ही परसेंट का प्रॉफिट उन्हें झेलना पड़ता है जितने परसेंट का उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा होता है, ठीक है। तो जितना भी प्रॉफिट होता है उसे डिविडेंड्स में मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो डिविडेंड्स है जो शेयर होल्डर में प्रॉफिट दिया, ठीक है। दूसरे तरह का प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, यानी कि एक सीपीटी कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जो कि किसी सैलरी का नहीं है, अभी सैलरी बनी नहीं है। जब आप ये प्रॉफिट टैक्स निकाल दोगे तब वो आपके बच्चे को जो सैलरी होगी, यानी कि एज अ कॉर्पोरेशन, एक कॉर्पोरेशन के तौर पर आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। एज एन इंस्टीट्यूशन आपको टैक्स देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को आपके प्रॉफिट का, ठीक है, इसलिए ये प्रॉफिट में ऐड हो रहा है, ठीक है। बाद में ये चीज़ मतलब ये है कि आप जब दे दोगे उसके बाद आपकी सैलरी बची कुछ जो भी होगी वो होगी, ठीक है। आप इसे ऐड क्यों कर रहे हो यहाँ पे? क्योंकि द थिंग इज कि ये आपके प्रॉफिट का पार्ट है, ठीक है। और जो आप इनकम टैक्स वगैरह पे करते हो इंडिविजुअल बेसिस पे, तो वो जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है ना, उसी में से ही आप वो देते हो, ठीक है। क्या गवर्नमेंट को जितना भी आप इनकम टैक्स दोगे वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में से ही दोगे, तो इसलिए आप उसे दोबारा से ऐड नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे भी अगर आप इन तीनों को अलग अलग ऐड कर रहे हो तो प्रॉफिट को एक साथ ऐड नहीं करोगे, यानी कि अगर प्रॉफिट पूरा कंबाइन दे रखा है एक जॉइंट टर्म, तो आपको इन तीनों को अलग अलग ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इन तीनों को अलग अलग ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट को ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आया? तो ये कॉर्पोरेट टैक्स कौन सा है? जो गवर्नमेंट को पे हो रहा है। तीसरा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन सा होता है कि कुछ ऐसा प्रॉफिट होता है जो कि किसी की सैलरी नहीं बनता, वो कॉर्पोरेट के पास, इंस्टीट्यूशन के पास उनकी फ्यूचर के नीड्स को फुलफिल करने के लिए सेव कर लिया जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट तो हुआ ये भी, ठीक है, लेकिन वो किसी भी तरह से शेयर होल्डर्स में नहीं बटा, यानी कि एक तो पहला तरीका हो गया शेयर होल्डर्स में बट गया, दूसरा है गवर्नमेंट को पे कर दिया जो करना था, और तीसरा है कि आपने पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए बचा के रखा है कॉर्पोरेट टैक्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो किसी को भी नहीं मिला है। वो आपकी फ्यूचर में, मान लो कोई मार्केट में ऊपर नीचे कोई चीज़ हो गया, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ गया, इतना कमाई नहीं हुई, आगे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ गई, तो उसके लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यूज़ होता है, ठीक है। और याद रखना, अगर प्रॉफिट एज अ होल दे रखा है तो आपको ये तीनों अलग अलग ऐड नहीं करना है, और अगर ये तीनों अलग अलग ऐड कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट एज अ होल ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा की बात, ठीक है। अब आपका चौथा है मिक्स इनकम। अब आप बताओ कि जब कोई कंपनी है, कंपनी में लोग जॉब कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग तो आपने फैक्टर ऑफ पेमेंट बांट ली, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब हो गया। लेकिन मिक्स इनकम क्या है? मिक्स इनकम वो है जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, यानी कि ना वो किसी को जॉब देते हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योर भी नहीं है कि उनके अंडर कोई काम कर रहा है, ना किसी की मतलब किसी के यहाँ जॉब करते हैं, ठीक है। खुद की ज़मीन पे खुद के ही पैसों से खुद ही मेहनत करते हैं और खुद ही कमाते हैं, खुद ही बेचते हैं, सारा काम खुद करते हैं अपना, ठीक है। जैसे जो छोटे मोटे किसान होते हैं, ठीक है, उनकी छोटी सी ज़मीन होती है, अपनी फैमिली की ही लेबर लगा देते हैं पूरी, ठीक है, और उसी से ही कमाते हैं जितना भी कमाते हैं। तो उनके यहाँ पे फिर आपको लैंड का रेंट निकालोगे, लेबर का आप कंपनसेशन निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो वो कैलकुलेट अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपने उसे एक साथ रखा, जिसे आपने मिक्स इनकम का नाम दिया, ठीक है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए होता है, ये आपको पता चल ही गया है। तो देखो अब आपका फॉर्मूला क्या है? अब आपका फॉर्मूला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम देता है आपको एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी क्यों देता है? आप पढ़ चुके हैं मिक्स इनकम क्या होती है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड वाली होती है, ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको पता ही है कि जो भी आप सैलरी देते हो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हो गया, सिंपल है। ऑपरेटिंग सरप्लस आगे कितने में डिवाइडेड है? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में। मिक्स इनकम एज इट इज है, एनडीपीएफसी एज इट इज है। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में भी जो प्रॉफिट है वो कितने में डिवाइडेड है? इन तीनों में, डिविडेंड्स, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, यानी कि वो प्रॉफिट जो डिवाइड कर लिया गया हो। कॉर्पोरेट टैक्स को आप प्रॉफिट टैक्स भी कहते हो, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को आप कॉर्पोरेट सेविंग या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हो, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब आपने इससे निकाल लिया एनडीपीएफसी, उसके बाद आगे एनएनपीएफसी तो निकालना है। अगर कोई कहते नेशनल इनकम निकालो इनकम मेथड से, तो आप कभी भी मत छोड़ देना एनडीपीएफसी निकाल के। एनडीपीएफसी के बाद नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस ज़रूर करना पड़ेगा। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है, अगर आप इसे भी खोल के देखो तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि आपके नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है अब्रॉड से, आप उसे ऐड कर दोगे, और जो नॉन रेजिडेंट ने कमाई है आपके देश के अंदर रह के, आप उसे माइनस कर दोगे। ठीक है, वही होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, या तो आप इसे प्लस कर दो या फिर आप इन्हें एक को प्लस और एक को माइनस कर दो। आपको पता ही है, अगर आपको ये अलग अलग दे रखे हैं तो आप ऐसे करोगे, अगर एक साथ टर्म दे रखी है तो आप एक साथ ऐड ऑन कर दोगे, उसके बाद आपकी निकल जाएगी एनएनपीएफ से, जो कि आपकी नेशनल इनकम वास्तव में है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर नेशनल इनकम निकालने को आ जाए तो कभी भी यहाँ पे मत छोड़ देना, यहाँ पे छोड़ दिया ना तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो भी निकालना है पहले तो वो लिख दो। अगर मान लो कह रहे हैं नेशनल इनकम निकालना है तो पहले तो लिख दो कि आपको एनएनपीएफ से निकालना है। ठीक है, उसके बाद आप देखो कौन से मेथड से कह रहा है। ठीक है, कभी कभी मेथड का नाम ऊपर गिवन होता है, नहीं होता, कभी कभी जो आपको दे रखा होता है आपको उसे निकालना होता है कि कौन से मेथड का है। ठीक है, मान लो आपको इनकम मेथड का है, आपको पता है एनडीपीएफ से निकलता है, तो साइड में लिख लो एनडीपीएफसी। ठीक है, और मार्क कर लो मुझे एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी तक जाना है, तभी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, वरना तो आपकी मेहनत लाइक सिली मिस्टेक्स की वजह से नेशनल इनकम के क्वेश्चन गलत होते हैं। अब आप ध्यान किस किस बात का रखोगे, किसी भी तरह की ट्रांसफर इनकम को ऐड नहीं करोगे, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, कोई भी ट्रांसफर इनकम है जैसे ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, स्कॉलरशिप है, पॉकेट एक्सपेंस है, यानी कि जो आपको पॉकेट मनी मिलती है, ये सब आप ऐड नहीं करोगे। ट्रांसफर इनकम है सारी, क्योंकि आपका कोई भी गुड्स एंड सर्विस का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है इनमें। दूसरा है, अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ की इनकम है आप उसे भी ऐड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, एक तो इलीगल एक्टिविटीज़ की इनकम कभी कैलकुलेट ही नहीं हो पाती। अब हमें पता थोड़ी है कितने की चोरी हो गई, अगर पता हो कितने की हुई है तो ये भी पता चल जाए हमें कि लाइक किस किसने चोरी करी है, तो इलीगल एक्टिविटीज़ कम हो जाए। ठीक है, तो इलीगल एक्टिविटीज़ की काउंटिंग नहीं हो सकती, और ऊपर से वो इलीगल एक्टिविटीज़ है यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो वाइट मनी में तो हुआ ही नहीं है, वाइट फॉर्म में हुआ ही नहीं है, ब्लैक मनी में हुआ है। ठीक है, तो वो आप नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानोगे। इसके अलावा जो कमीशन दी जाती है, कमीशन पेड होती है, यानी कि आपने सेकंड हैंड कोई गाड़ी है वो बिकवाई है तो आपने अपनी सर्विस दी है तो उसके लिए आपको कमीशन मिलता है, तो आप वो ऐड करोगे क्योंकि आपने सर्विसेज दी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ब्रोकरेज वाला होता है, यानी कि कोई भी, जैसे मैंने अभी बताया ना, कार का आपने कार बिकवाई तो आप उसके एक ब्रोकरेज हो जाओगे। इसी तरह से आप कभी घर खरीदने जाते हो तो कोई मीडिएटर होता है जो आपको मिलवाता है सेलर को, और किसे, जो आपका सेलर है वो और जो आपका बायर है वो, उन्हें मिलवाता कौन है, ब्रोकरेज के वो मिलवाते हैं। अभी तो बहुत सारी ऐप आ चुकी है ना जैसे Cars24, तो एक तरह से समझ लो जो Cars24 वगैरह ऐप है या फिर जितने भी ऐप हैं ऐसी, वो ब्रोकरेज का काम करती हैं, तो उन्हें उस सर्विसेज का पेमेंट मिलता है। ठीक है, इसे आप ज्वाइन करते हो। इसके अलावा जो आपकी लॉटरी वगैरह है, जो विंडफॉल गेन्स है, विंडफॉल गेन यानी जो छप्पड़ मार के आपको मिल जाता है, आपने कुछ काम नहीं करा, आपका बाय लक आपकी लॉटरी लग गई, कुछ हो गया, तो आप उस इनकम को भी ऐड नहीं करोगे क्योंकि आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में नहीं दी है, ना ही कोई चेंज हुआ है। आपके खुद के घर का अगर रेंट है उसे भी आप ऐड करोगे। क्यों, क्योंकि अगर वो घर है तो कहीं ना कहीं उस पर रेंट लग रहा है, क्योंकि वो ज़मीन है। ठीक है, भले ही आप उसे पे कर रहे हो, किसी को ना पे कर रहे हो, तो एज अ रेंट आप उसे ऐड करोगे अपने उसमें। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अगर सेल्फ कंजप्शन के लिए कोई चीज़ बनाई गई है, गुड्स तो बनाया गया ना, अगर वो गुड भले इकोनॉमी में जाता तो भी कोई कंज्यूमर यूज़ करता और आपने खुद ही एज कंज्यूमर यूज़ कर लिया तो भी कोई बात नहीं, तो प्रोडक्शन तो हुआ है ना, इसलिए आप सेल्फ कंजप्शन की चीज़ों को भी ऐड करोगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर आपने कॉर्पोरेट प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट है वो आपने ऐड कर लिया है, तो उसके अंडर के जो पार्ट है ना प्रॉफिट के अंदर के, कॉर्पोरेट टैक्स है, डिविडेंड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, उन्हें अलग अलग ऐड मत करना अगर आपने प्रॉफिट एज अ होल ऐड कर लिया है। ठीक है, और अगर इन्हें अलग अलग ऐड कर लिया है तो प्रॉफिट एज अ होल ऐड मत करना, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा वो कह रहे हैं इनकम टैक्स है वो आप ऐड नहीं करोगे क्योंकि गवर्नमेंट को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के में से दे रहे हो आप, लाइक आपको किसी कंपनी ने पैसे दे दिए, आपके पास घर में पैसे आ गए, उसके बाद उस पर इनकम टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो अब तो आप ट्रांसफर ही कर रहे हो ना, आपकी फैक्टर इनकम का पेमेंट हो गया, तो आप इस वाली जो सैलरी है बस उसे रखोगे, इनकम टैक्स जो आप दे रहे हो। ठीक है, आप उसे ऐड नहीं करोगे क्योंकि वो ट्रांसफर इनकम है किसी की। ठीक है, गवर्नमेंट तो क्या है कि कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट लेती है आपसे। ठीक है, तो कोई एज सच कोई गुड्स बना नहीं रही है जिसके बदले आप दे रहे हो। ठीक है, बस आप कह सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, बट स्टिल वो इतना वो नहीं है क्योंकि आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में से ही वो दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट पॉइंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के जो पार्ट आपने पढ़े थे ना, वेजेस एंड सैलरीज होता है, इन काइंड होता है, पेंशन होती है। ठीक है, इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी होती है। अगर आपने इन चारों को अलग अलग ऐड कर दिया तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एज होल ऐड मत करना। अगर आपने एज होल देख लिया कि वो दे रखा है, गिवन है, तो आप इन चारों को अगर हैं भी, यानी कि इन चारों में से दो चीज़ दे रखी है और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी दे रखा है, तो उन दोनों चीज़ों को इग्नोर मार देना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऐड हो गया, इट मीन सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं इसमें, तो इसमें आप डबल काउंटिंग मत कर देना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको जीएनपीएमपी निकालना है।
GNP निकालना है। और देखो इन जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, रेंट, इंटरेस्ट, इससे पता चल रहा है कि आपको इनकम मेथड से ही निकालना है। ठीक है, निकालना क्या है, GNP निकालना है, GNP। ओके ठीक है, हमें समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम ऊपर लिख देते हैं, आपको निकालना है GNP। ठीक है, और क्या है, इनकम मेथड से निकलता क्या है आपका, आपको पता है NDPFC। ठीक है, तो आपने यहाँ लिख लिया NDPFC। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे ये। अब ये कैसे निकलता है, तो देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, देखो कहीं दे रखा है क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं दे रखा। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ किस किस से मिलके बनाए, वेजेस एंड सैलरी से। ठीक है, आपको थर्ड पॉइंट में दे रखा है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, पेंशन कहीं गिवन है, नहीं गिवन है। और इसके अलावा और क्या हम ऐड करते हैं चीज़ें, मतलब जो आपका प्रोडक्शन, जो आपकी पेमेंट है इन काइंड, पेमेंट इन काइंड दे रखा है, नहीं दे रखा। तो आप किसे ऐड करो, एक तो थर्ड नंबर वाला जो कि आपका 400 की वेजेस एंड सैलरीज हैं, और जो आपकी सोशल सिक्योरिटी एम्प्लॉयज़ हैं, सोशल सिक्योरिटी जो आपको दे रखी है 50 रुपये वाली। ठीक है, इनकी 50 अरब है, याद रखना, 50 रुपये वैसे नहीं है। तो 400 + 50। ठीक है, देख लिया हमने। तो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वाला आ गया 450, समझ में आ गया हमें। ओके, उसके बाद आपको दे रखा है ऑपरेटिंग सरप्लस आपके फॉर्मूले में। ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ कहीं दे रखा है, कंबाइन नहीं है यूनिट, कंबाइन नहीं है, तो आप अलग अलग ढूंढोगे, अलग अलग ढूंढोगे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस किससे बनता है, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। रेंट देखो ये दे रखा, इंटरेस्ट ये दे रखा, क्या प्रॉफिट दे रखा है इन्होंने, प्रॉफिट आपको नहीं दे रखा है। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट की अब आप आगे देखोगे, जो डीप तोड़ते हो आप प्रॉफिट को, कैसे तोड़ते हो, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, और दूसरा प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेशन टैक्स। सरप्लस है, उसके नाम पे क्या दे रखा है, रेंट है, इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेशन टैक्स। तो क्या है 50, 150, 200, 200 और 100, 300, और ये 370। ठीक है, तो आपने यहाँ लिख दिया 370। याद रखना, जब आप लिखोगे, लाइक आप जब कॉपी में पेपर में लिखोगे, तो आपको इन सारी टर्म्स को भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे। ये तो मैं समझा रही हूँ जस्ट इसलिए मैंने नहीं लिखा है, वरना आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है, क्या है, क्या क्या दे रखा है, उसके बाद आपको प्लस करना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है मिक्स्ड इनकम। तो देखो मिक्स्ड इनकम के नाम क्या दे रखा है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या दे रखा है आपको, 300 की आपको मिक्स्ड इनकम दे रखी है। तो आपने 300 यहाँ पे एज अ मिक्स्ड इनकम ऐड कर ली। तो क्या आ गया आपको प्लस करना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो आपका आ गया 11, 20। ठीक है, 11, 20 अरब आ गया। क्या आपका आया है, ये याद रखना, क्या आपका आया है, NDPFC। 11, 20 का आपका क्या आया, NDPFC। ठीक है, NDPFC आपका आ गया है 11, 20। आपको निकालना क्या है, GNP, यानी कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी है। N से G पे जाना है, ग्रॉस पे जाना है, तो आपको डेप्रिसिएशन को प्लस करना है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल ही डेप्रिसिएशन होता है, ये 80 है। ठीक है, नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो 80 को प्लस कर दोगे, 80 को प्लस करते ही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1200। ठीक है, 1200 आ गया। ठीक है, तो हमने निकाल लिया, अभी हमने N को कर लिया है, G बना लिया है, जैसे हमने डैप को ऐड कर दिया है, तो GDPFC आपका बन गया है। GDPFC बन गया है, लेकिन आपको बनाना क्या है, नेशनल बनाना है। तो D को N बनाना है। तो नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप प्लस करते हो, बट नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो आपको दे ही नहीं रखा है, यानी कि वो 0 मान लिया। लेकिन नेट फैक्ट इनकम टू अब्रॉड है, और तो आपकी नेशनल इनकम नहीं है, आप उसे माइनस कर दोगे, तो -10। अभी देखो माइनस का 10 है, यानी कि कहीं ना कहीं नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही है। तो आप माइनस का 10 करोगे तो 1200। ठीक है, माइनस का 10। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस प्लस, तो 1210 हो जाएगा। अब ये 1210 आपका क्या निकला है, नेट फैक्ट इनकम टू अब्रॉड को आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। यानी कि टू अब्रॉड, जो बाहर का मतलब है जो अब्रॉड के लोगों ने कमाया होगा, वही तो अब्रॉड को गया है आपका नेट फैक्टर इनकम। ठीक है, तो आप उसे माइनस ही करोगे। जब आपने माइनस करा, ऑलरेडी वो -10 दे रखा है, तो माइनस का 10, यानी कि वो अल्टीमेटली प्लस हो जाता है, 1210 बन गया। अभी आपका 1210 बन गया, क्या, GNPFC क्या बना है आपका, GNPFC बना है आपका 1210। ठीक है, 1210 आपको समझ में आ गया। बनाना क्या है, GNP। आप FC को MP बनाना है मार्केट प्राइस, यानी कि टैक्स क्या करोगे, प्लस करोगे, सब्सिडीज माइनस करोगे, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको ऑलरेडी गिवन है 140 रुपये। तो 140 क्या हो जाएंगे, फैक्टर उसमें 1210 नेट फैक्टर, जो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज है वो आप प्लस करोगे, तो 1210 में आपने प्लस कर दिया आपका 140। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 05
1350 अरब आपका आंसर है। क्या है आपका आंसर? 1350 अरब। ठीक है, अभी मैंने कोई टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं करी है, इसके अलावा टेक्निकल टर्म कुछ है भी नहीं। सिंपल सी बात है, आपको एक एक स्टेप पे जाना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला देखना है कि आपका क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हो, ऑपरेटिंग सरप्लस हो और मिक्स इनकम हो। ऑपरेटिंग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं दे रखा तो उसके फैक्टर देखो क्या क्या दे रखे हैं तोड़ के। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा तो उसके फैक्टर देखो क्या क्या दे रखे हैं तोड़ के। प्रॉफिट भी नहीं दे रखा तो प्रॉफिट के वो देखो क्या क्या दे रखा है तोड़ के। ठीक है, और दो चीज़ आपने अब देखी है, अब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी देखा आपने। तो फ्रॉम अब्रॉड है यानी कि बाहर से जो आप पे आया है वो आप नेशनल में प्लस कर दोगे। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो अब्रॉड को गया है, ठीक है, अब्रॉड को गया है, ठीक है, तो उस वाली इनकम को तो आपको माइनस ही करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे नॉन रेजिडेंट ने कमाया होगा तभी तो वो गया है, तो आप उसे माइनस करोगे। और ऑलरेडी माइनस में है तो यानी कि आपके साथ खेल किया गया है, इन्होंने यहाँ पे टर्म चेंज कर दिए सिर्फ। ठीक है, यानी कि अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता तो ये प्लस का 10 दे देते, लेकिन इन्होंने माइनस का 10 दिया ही इसलिए क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाए बाद में अल्टीमेटली, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की तरह ही ये बाद में यूज हो रहा है जब आप इसका प्लस 10 बना दे रहे हो। लेकिन कुछ भी हो, याद रखना यहाँ पे कुछ भी हो आपको इसी के अकॉर्डिंग काम करना है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है तो आप माइनस ही करोगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और आगे माइनस 10 है तो भले ही माइनस 10 लगाओ आप। ठीक है, और फिर वो बाद में प्लस 10 बन जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे नेशनल इनकम नहीं निकाली। क्यों नहीं निकाली? क्योंकि इसने हमसे मांगा जीएनपी एमपी था। ठीक है, अगर आपसे नेशनल इनकम कह देता तो आप क्या करते? अल्टीमेटली उसे नेशनल इनकम में एनएनपीएफसी में चेंज करते। ठीक है, तो जैसे हमने जीएनपी एमपी में करा ऐसे ही आप एनएनपीएफसी में कर देते, बल्कि वो इजी होता नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आपको प्लस करना होता। और अगर ऐसे कंडीशन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को आपको माइनस करना होता। ये तो अब आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, तो इनकम मेथड हमने देख लिया है। बस 3 छोटे छोटे स्टेप हैं। क्या क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, ऑपरेटिंग सरप्लस है और मिक्स्ड इनकम है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपना जो एक्सपेंडिचर मेथड है यानी कि खर्चे वाला मेथड है। तो इसी के साथ आपकी ये वाली वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।